हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते हैं। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा स्टोक्स थ्योरम। आज हमें उसे कंप्लीट करना है, तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वेरीफाई वेरीफाई स्टोक्स theorem for A is equals to 2yi plus 3xj minus z square k and S is the upper half of the surface of sphere x square plus y square plus z square equals to 9 and C is its boundary। चलिए देखिए क्या कह रहा है। आपको एक वेक्टर दिया हुआ है और कह रहा है एस है अपर हाफ ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर। अपर हाफ मतलब आपको स्फीयर मालूम है, कुछ इस तरीके से रहेगा, ऐसा पूरा गोल, ऐसे बॉल के शेप में। ये क्या हो गया हमारा स्फीयर। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया हमारी जेड एक्सिस। कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। या तो हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, एक्स वाई को ऐसा ये सर्कल पे दिखा दो, वाई और फिर ये ऊपर की ओर जेड। वाई और ये ऊपर की ओर जेड। ऐसा आ गया पूरा आपका स्फीयर, मतलब पूरा एक बॉल शेप का है। अब वो कह रहा है आपका जो रीजन है वो क्या है, अपर हाफ ऑफ द सरफेस ऑफ स्फीयर। यानी आपको क्या करना है, ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर वाले एरिया को लेना, मतलब ये वाले एरिया को लेना। मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, आपको सरफेस का सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट लेना है। पूरा स्फीयर बनाना है क्या। तो ये कुछ ऐसा आधा कटा हुआ बॉल, जैसे आपने नींबू को बीच से काटा है उस टाइप का शेप आपको दिख रहा है। आपने नींबू को आधा काट के अगर ये सरफेस के ऊपर रख दिए तो मैं क्या बोलूंगा, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसके ऊपर अगर मैंने नींबू को रख दिया तो मैं बोल सकता हूं वो क्या है, एक आधा स्फीयर है, कह सकता हूं। तो उसके लिए ये हो जाएंगे मेरे लिए मेरी एक्स एक्सिस, ये हो जाएंगी मेरे लिए मेरी वाई एक्सिस होगा। तो ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर रखा हुआ है और ये जो ऊपर का पार्ट है ये किसके तरफ है, जेड एक्सिस की तरफ। तो हमें सिर्फ इतने पार्ट का काम है, ये पूरा स्फीयर का काम है क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपर हाफ ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर का काम है। यहां पे क्या कह रहा है, सी इज इट्स बाउंड्री। सी क्या है, उसकी बाउंड्री है। अब आप देखिए ये जो आपका पूरा सरफेस है इसका एंड पॉइंट बॉर्डर क्या है, ये जो डॉटेड लाइन आपने बनाया ये क्या है, इसका बॉर्डर है। तो ये पूरा जो भी है बाउंड्री वाला पार्ट रहता है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। क्योंकि ये स्फीयर है, मैं अगर इसको एक्स वाई प्लेन में देखूं ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। तो ये मुझे कुछ इस तरीके का दिखेगा, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे है। और इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। क्योंकि एक्स वाई प्लेन के लिए जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। और मैं क्यों कह रहा हूं ये कि यहाँ पे z कोऑर्डिनेट 0 लेना है, आपको एक्स वाई प्लेन में लेना है, क्योंकि देखिए हमें निकालना है अपर हाफ ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर।
तो आप कैसे इमेजिन करेंगे, जैसा मैंने आपको कहा कि आपने एक नींबू को काटा और उसको एक मोबाइल या तो प्लेट के ऊपर रख दिया, तो मोबाइल और प्लेट क्या डिनोट करते हैं, एक्स वाई प्लेन करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक प्लेन बन रहा है, उसके ऊपर आपने वो सर्कल को रख दिया है, वो स्फीयर को कटा हुआ रख दिया है, तो जो भाग वो पूरा वहां पे फॉर्म हो रहा है, उसकी जो बाउंड्री फॉर्म हो रही है वो क्या फॉर्म होंगी, एक सर्कल फॉर्म। समझ में आ रहा है ना, कि जैसे आप नींबू को काटते हैं, आप उसको ऐसा देखेंगे तो आपको क्या दिखता है, एक सर्कल दिखता है, तो उसका जो प्रोजेक्शन रहेगा वो भी यही रहेगा, और साथ साथ उसकी जो बाउंड्री रहेंगी वो भी यही रहेगा। बाउंड्री क्या होता है, एंड पॉइंट्स को जो जोड़ के आप बनाते, तो ये पूरा सीओपी हमारे लिए हमारी बाउंड्री होती है। तो ये 3D डायग्राम को 2D में इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, लेकिन आपको ये आना चाहिए। तो चलिए देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है ए सबसे पहले, तो सॉल्यूशन में हियर ए है आपके पास। हमारा एस क्या है, एस इज अपर हाफ ऑफ द सरफेस ऑफ स्फीयर, एस इज the upper half of surface of sphere, surface of sphere, x square plus y square plus z square equals to, दिया हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक का सबको समझ में आ गया। उसके बाद आप एक और चीज देखें, यहाँ पे हम ये जो प्लेन है इसको कौन से प्लेन के ऊपर रख रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं अपर हाफ ऑफ स्फीयर। तो ये स्फीयर कुछ इस तरीके से बन रहा था, ये आता है ओरिजिन 0 0 0, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 की। तो अगर मैं इसको दो टुकड़ों में काट देता हूं, तो ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है किसके ऊपर रख के आता है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर रख के आता है। एक्स वाई प्लेन के लिए नॉर्मल कौन होता है, z एक्सिस होता है, तो आप लिखेंगे फॉर एक्स वाई प्लेन z एक्सिस इज नॉर्मल, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर नॉर्मल टू द सरफेस, वो क्या आ जाएगा आपका k। क्यों, z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर एक्ट करता है वो क्या होता है, k होगा। ये चीज समझ में आया पक्के में, क्योंकि आपका ये पूरा का पूरा स्फीयर था, स्फीयर को आप काट रहे हैं दो टुकड़ों में, काट दिए, तो ये आपने देखा यार स्फीयर कहां से जाता है, 0 0 0 से। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9, ये कैसा स्फीयर होता है, जिसका सेंटर होता है 0 0 0 पे होता है। तो जब आप इसको दो पार्ट में डाल काटेंगे तो वाला पार्ट किसके ऊपर आएगा, एक्स वाई प्लेन के ऊपर आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं। हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। मतलब क्या दिखाना है कि A डॉट डी आर फॉर सी, यानी लाइन इंटीग्रल, ये इक्वल आता है किससे, डबल इंटीग्रल एस कर्ल ऑफ A डॉट एन इंटू डी एस से। अगर आप ये दिखा पाए तो आप कह सकते हैं कि स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई होता है। तो बताइए यहाँ पे जो बाउंड्री है वो क्या होगा, द बाउंड्री ऑफ द स्फीयर इज इन एक्स वाई प्लेन। क्यों आएगा एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि अगर स्फीयर है हमारा, पूरा स्फीयर जब हम लेते हैं इसका सेंटर आता है 0 0 0 पे, मैं इसको आधे पार्ट से काटूंगा, यानी कौन सा वाले पॉइंट से काट रहा हूं, 0 0 0 पे, तो उसका एक पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस पे, एक पॉइंट आएगा वाई एक्सिस पे, और ये जो ऊपर की ओर जो लेंथ कवर होंगी वो क्या रहेंगी, जेड एक्सिस पे उसकी हाइट कवर होंगी। तो हमारा पूरा का पूरा जो सी है वो कौन से प्लेन में आ रहा है, एक्स वाई प्लेन में, एंड द बाउंड्री सी लिखा है, तो द बाउंड्री सी ऑफ द स्फीयर इज इन एक्स वाई प्लेन एंड इट इज अ सर्कल with center at origin and radius 3। क्यों, हमें दिख रहा है हम xy प्लेन में आएंगे, xy प्लेन में आ रहे तो z कोऑर्डिनेट क्या डालना पड़ता है, 0,
z के जगह अगर मैं 0 डालूंगा तो x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 मिलेगा। मैं उसी को क्या लिख सकता हूँ, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है, एक सर्कल की, जिसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे, और रेडियस कितनी है उसकी 3। समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सबसे हार्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 3D डायग्राम का 2D में आपको इमेजिन करना आना चाहिए। अगर आपको वो आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, नहीं आया तो आप कुछ भी कर लो, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आएगा तो देयरफॉर इट्स इक्वेशन इज क्या आ जाएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड z इक्वल टू 0। तो आपका बाउंड्री सी के लिए इक्वेशन आपको मिल गई, क्या मिली, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड z इक्वल टू 0 मिल गया। आपको याद है जब भी हमें कोई सर्कल मिले तो हम इसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो आप लिखेंगे एंड इन पैरामेट्रिक फॉर्म एंड इन पैरामेट्रिक फॉर्म इट्स इक्वेशन इज, चलिए बताइए, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता था, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, जहां पे थीटा कहां से कहां तक जा सकता, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। तो चलिए बताइए क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आर, रेडियस कितना है 9 होता है, 3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 3 कॉस थीटा। उसके बाद y इक्वल टू आर साइन थीटा यानी 3 साइन थीटा, और z की वैल्यू क्या है 0, कोई दिक्कत नहीं। एंड थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई आएगा। तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं कन्वर्ट। पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो कंसीडर, किसे कंसीडर करेंगे, c की वैल्यू निकालना है a डॉट डी आर के लिए निकालना है। अब हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे r को कंसीडर किया था क्या, नहीं किया था, तो मैं लिख दूंगा लेट r की वैल्यू आ जाए xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहां से मुझे डी आर क्या मिल जाएगा, dxi प्लस dy जे प्लस dz मिलेगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, a की वैल्यू क्या है, ये आपका है, ये आ गया a डॉट डी आर क्या है, dxi प्लस dy जे प्लस dz के डॉट प्रोडक्ट निकालते वक्त आ जाएगा i के पास तो आएगा 2i dx प्लस j जाएगा j के पास तो आएगा 3x dy, k जाएगा k के पास तो आएगा माइनस z स्क्वायर dz। अब कर दीजिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट, तो क्या मिलेगा आपको 2y, y की वैल्यू क्या है आपके पास 3 साइन थीटा, तो आ गया 3 साइन थीटा इंटू dx। अब चलिए हमें ये वाली वैल्यूज निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट कर लेते हैं। बताइए x की वैल्यू क्या है 3 cos थीटा, तो इसका डेरिवेटिव dx क्या आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर क्या आया थीटा, तो थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा, y का डेरिवेटिव dy, 3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, साइन का डेरिवेटिव cos, फिर क्या आया थीटा, थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा, dz की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0, क्योंकि z क्या है 0। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या मिला आपको 2 इंटू y की वैल्यू है 3 साइन थीटा इंटू dx की वैल्यू है माइनस 3 साइन थीटा डी थीटा आया, प्लस 3x की वैल्यू क्या है आपके पास 3 cos थीटा इंटू dy की वैल्यू क्या है आपके पास 3 cos थीटा डी थीटा माइनस z स्क्वायर इंटू dz की वैल्यू क्या है 0, z की वैल्यू क्या है 0, तो आंसर आ जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो बताइए क्या मिलेगा आपको 3 3 9 9 2 18 प्लस इंटू माइनस माइनस 18 साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन नहीं दिया, तो इंटीग्रल सी लिख दो, इंटीग्रल सी लिख दो। और जैसे आपने थीटा पे कन्वर्ट कर लिया क्वेश्चन, तो आपको मालूम थीटा कहां से कहां तक जा रहा है
0 से लेके 2 पाई तक। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई के बीच में -18 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 3 9 3 9 27 cos इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बस अब इंटीग्रेट करना है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है क्या आप लोगों को? नहीं पता, तो हमें इसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 एंड कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले बहुत बार लगते हैं, याद हो गए होंगे सबको अभी तक। तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पर -18 इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या आएंगी वैल्यू? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 प्लस 27 कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएंगी वैल्यू? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय इंटू डी थीटा 2 9 18 आएगा। तो क्या है वैल्यू? इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पर -9 इंटू 1 -9 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 कॉस 2 थीटा प्लस 27/2 प्लस 27/2 cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। चलिए बताइए क्या मिलेगा? 27/2 में से 9 जाएगा तो 9 2 18 आएगा 27 माइनस 18/2 तो कितना मिला यहाँ पे? 7 2 9 तो आगे 9/2 आएगा। इंटीग्रेशन 0 से लेके 2/9/2। यहाँ पे भी cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा को निकाल लीजिए यहाँ से कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 9 प्लस 27/2 9 2 18 तो आएगा 18 प्लस 27/2 तो कितना मिलेगा? 8 प्लस 7 15 कैरी 1 2 प्लस 2 4 तो आएगा 45/2 cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब तो आसान है। चलिए बताइए क्या कर देंगे? 9/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाद डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस 45/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाद cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा तो आ गया sin 2 थीटा। फिर यहाँ पे 2 थीटा है तो आपको करना पड़ेगा डिवाइड बाय बिटवीन लिमिट 0 से लेके 2 पाई आएगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले जहां जहां पे थीटा है उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करना है 2 पाई तो आएगा 9/2 इंटू 2 पाई प्लस 45/2 2 4 इंटू साइन 2 इंटू 2 पाई 4 पाई। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। थीटा की जगह डालिए 0 0 इंटू 0 0 साइन 0 की भी वैल्यू 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बताइए क्या मिला? 2 2 कैंसर। साइन की वैल्यू 4 पाई पे कितनी आएंगी? 0 तो आंसर आ गया 9 पाई। क्यों? सिंस साइन 4 पाई की वैल्यू आती है 0। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं साइन 0 की वैल्यू आती है 6। तो हमें एक आंसर मिल गया। क्या मिल गया हमें? इंटीग्रल सी ए डॉट डी आर, इसकी वैल्यू आ रही है 9 आ रही है। अब हमें दिखाना है कि सरफेस इंटीग्रल लगाने के बाद भी इसका आंसर क्या आएगा? 9 पाई आएगा। तो चलिए सरफेस इंटीग्रल लगाने के लिए अगर आपको याद हो तो हमें क्या करना पड़ता है? कर्ल ए डॉट एन डी एस ये वाली वैल्यू चाहिए होती है तो चलिए मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं क्या यहाँ पे? वी नो दैट, क्या पता है आपको? सरफेस इंटीग्रल किसका? ए कर्ल ऑफ ए, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए डॉट एन इंटू डी एस। क्या लिख सकते हैं आप इसको? आप इसे लिख सकते हैं डबल इंटीग्रल आर कर्ल ऑफ ए। कर्ल ऑफ ए का मतलब डेल क्रॉस ए डॉट एन। मैं क्या करूंगा? इसको प्रोजेक्ट कर दूंगा एक्स वाई प्लेन पे, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के लिए मैंने वैल्यूज ऑलरेडी फाइंड आउट किया हूं, है ना। तो मैं ज्यादा की मेहनत फिर से करूंगा क्या? नहीं, मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी किस पे कन्वर्ट करके रखा हूं? एक्स वाई प्लेन। तो मैं इसे एक्स वाई प्लेन में लेके चला जाऊंगा। तो आप लिखेंगे ds, ds की जगह क्या आ रहा है? एक्स वाई प्लेन तो आएगा dx
dy upon mod of n dot k, where r is projection of s on एक्स वाई। आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? पक्के में समझ रहा है? सच में समझ रहा है? क्यों लिखा है तो समझ रहा है ना? आपको हमेशा सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए प्रोजेक्शन लेना पड़ता है। हमने प्रोजेक्शन कौन से प्लेन में लिए? एक्स वाई प्लेन में। हम लोग जनरली कौन से प्लेन में लेते हैं? एक्स वाई प्लेन में लेते हैं। एक्स वाई प्लेन है तो एक्स चेंज होगा, वाई चेंज होगा। कौन चेंज नहीं हो सकता? जेड नहीं हो सकता, क्योंकि जेड की वैल्यू कितनी हो जाती है एक्स वाई प्लेन में? 0। तो z बुरा ना माने करके हमने डिवाइड कर दिया है मॉड ऑफ n डॉट k कर दिया। तो चलिए हमें सबसे पहली वैल्यू काय की लग रही है? डेल क्रॉस a की। कैसे निकालते हैं? i j k। फिर डेल का i कोएफिशिएंट क्या होता है? डेल बाय डेल x। डेल का j कोएफिशिएंट डेल बाय डेल y। डेल का k कोएफिशिएंट डेल बाय डेल z। फिर उसके बाद वेक्टर a था हमारे पास, अच्छा नहीं है क्या? समझ वेक्टर ए निकाले थे हम लोगों ने, ये है हमारा ए। बताइए ए के कोएफिशिएंट क्या क्या है? ए का आई कोएफिशिएंट 2y, ए का जे कोएफिशिएंट 3x, ए का के कोएफिशिएंट -z² आएगा। चलिए बताइए कैसे सॉल्व करते? याद है क्या सबको? पहला एलिमेंट एज इट इज, आई कहां पे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो दोनों को मत देखो, तो ये डेल बाय डेल वाई जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस जेड स्क्वायर से, यानी जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा? आंसर 0। माइनस 3x जाके क्रॉस होगा डेल बाय डेल जेड से, 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड 0 आएगा। फिर उसके बाद कौन सा साइन आता? पहला प्लस दूसरा माइनस, तो आया माइनस जे इंटू जे कहां पे? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में। तो दोनों को मत देखो, तो क्या होगा? डेल बाय डेल एक्स, यानी माइनस जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव लगेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर 0। माइनस 2y का डेरिवेटिव लगेगा विद रिस्पेक्ट टू जेड, आंसर 0 आएगा। और लास्ट प्लस के इंटू के कहां पे? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो मत देखो। 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 3 आ जाएंगे, माइनस 2y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2 आ जाएंगे आएगा। तो बताइए क्या मिला आपको? 0 में से 0 गया तो आपको डेल क्रॉस a की वैल्यू मिली 0i प्लस 0j प्लस 3 में से 2 गया 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट चीज क्या लगती है आपको? आपको वैल्यू लगती है कर्ल a डॉट n। तो चलिए डेल क्रॉस a डॉट n की वैल्यू ले लेते हैं। तो डेल क्रॉस a क्या है वैल्यू? 0i प्लस 0j प्लस के, डॉट हो जाएगा किसके साथ? n के साथ। n की वैल्यू क्या आएंगी? k। क्यों? हम लोग यहाँ पे लेते हैं नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन। कौन आता है यहाँ पे? नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन है हमारा k। आएगा पक्के में, क्योंकि हमारा पूरा जो सरफेस है वो किस पे रखा हुआ है? एक्स वाई प्लेन में। तो उसको जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स वाई प्लेन को भी परपेंडिकुलर आएंगे, और ऐसा कौन होता है? k होता है। आई डॉट के 0, जे डॉट के 0, के डॉट के 1 आ जाएगा। और एक वैल्यू लग रही है हमें, काय की लग रही है? मॉड ऑफ एन डॉट के, तो आ जाएगा मॉड ऑफ एन की वैल्यू क्या है? के डॉट के, फिर से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो चलिए बताइए क्या है वैल्यू आपके पास? देयरफॉर डबल इंटीग्रल एस कर्ल ए डॉट एन इंटू डी एस, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी? डबल इंटीग्रल आर डेल क्रॉस ए, क्या है वैल्यू आपकी डेल क्रॉस ए की? सॉरी डेल क्रॉस ए डॉट एन, क्या है वैल्यू? 1 आ गया 1 इंटू डी एक्स डी वाई, तो आ गया डी एक्स डी वाई अपॉन मॉड ऑफ एन डॉट के, ये भी कितना आ गया? यानी आ गया डबल इंटीग्रल आर इंटू डी एक्स। आप एक चीज बताइए, अगर आप 2 बार इंटीग्रेशन लगाते हैं तो आप क्या निकालते हैं? एरिया निकाल रहे हैं। यहाँ पे और कोई भी वैल्यू आ रही है क्या? एक्स या वाई का वेरिएबल कोई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो यानी ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू
करता है, क्योंकि हमने जो प्रोजेक्शन निकाला वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अब यहाँ पे अंदर इसके साथ कोई और वैल्यू बची क्या? नहीं, यानी हमें ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना। कैसे करेंगे? डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई, 2 बार इंटीग्रेशन आया तो एरिया, 3 बार इंटीग्रेशन आया तो वॉल्यूम। याद रखिएगा, पर ये डायरेक्ट वाली मेथड कब लगती है? जब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ना हो। समझा? तो आपने लिख दिया इक्वल होगा एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 पे। एरिया ऑफ सर्कल क्या रहता फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो रेडियस है यहाँ पे 3, तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9, तो आंसर आ गया 9 पाई। आ गया। आप इस मेथड से जा सकते हैं, या तो अगर आपको इंटीग्रल सॉल्व करके दिखाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, हियर एक्स वेरीज फ्रॉम, बताइए एक्स कहां से कहां तक जाएगा? इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा 3,0 -3,0। तो एक्स कहां से कहां तक जाएगा? -3 से लेके 3 तक। मैं यहाँ पे पट्टी ड्रॉ कर रहा हूं पैरेलल टू वाई एक्सिस, जैसे हम लोग हर क्वेश्चन में कर रहे थे। किया तो मैं पट्टी को इधर साइड कितना मूव कर सकता हूँ? -3 को, तो ज्यादा से ज्यादा इस साइड +3 तक। अब ये देखो पट्टी सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रही है, एक जगह पे y पॉजिटिव है, एक जगह पे y नेगेटिव है। क्या इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो मैं बोल सकता हूँ वाई स्क्वायर की वैल्यू है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, वाई की वैल्यू आएंगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो नीचे वाले पार्ट में y की वैल्यू आएंगी माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाले पार्ट में आएंगी y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी y कहां से कहां तक वेरीज कर रहा है? y वेरीज फ्रॉम माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर कर रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब निकाल लो भाई वैल्यू, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? बाकी पूरी चीजें तो सेम है, तो आ जाएगा देयरफॉर डबल इंटीग्रल एस कर्ल ए डॉट एन डीएक्स इक्वल टू क्या बचा था? डबल इंटीग्रल आर डीएक्स डीवाई था। मैं डीएक्स डीवाई की जगह लिख देता हूं डीवाई डीएक्स। क्यों? क्योंकि मैंने पट्टी ड्रॉ किया हूं पैरेलल टू वाई एक्सिस किया हूं, तो सबसे पहले आएगा डीवाई। तो आपको सबसे पहले लिखनी है वाई की लिमिट, जो अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? डीएक्स। तो डीएक्स की लिमिट एक्स कहां से कहां तक जा रहा? -3 से लेके 3 आएगा। चलिए बताइए डीवाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? डीवाई का इंटीग्रेशन वाई बिटवीन लिमिट माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रल -3 से लेके 3। पहले अपर लिमिट आएगा अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट आएगा क्या आएगा? माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। कितने बार आ गया? 2 बार आएगा, 2 टाइम इंटीग्रल -3 से लेके 3 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब देखिए कौन से फॉर्म में जा रहा है? -a से लेके a। यहाँ पे x के जगह अगर मैं -x रखूं तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 9 माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस। तो इक्वेशन चेंज हुई क्या? नहीं, यानी f ऑफ माइनस एक्स इक्वल है f ऑफ माइनस एक्स इक्वल है f ऑफ x से, यानी फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन है। तो आप लिखेंगे सिंस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स इज इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन के लिए -a से लेके a को आप क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से लेके a अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। तो आप देख रहे हैं याली मेथड से क्वेश्चन बड़ा होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको फिर? 2 2s are 4 इंटीग्रल ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 से लेके 3 अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डीएक्स लिख सकते हैं। अब ये कौन से फॉर्म में आ गया? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। क्या रहता है इसका आंसर? x अपॉन 2
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 यानी 3 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए आ जाएगा, एक्स अपॉन आएगा बिटवीन लिमिट 0 से लेके आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो आ जाएगा 4 टाइम। पहले अपर लिमिट जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह डालिए 3, तो यहाँ पे आएगा 3/2 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 गया 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 3, तो 3/3 क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह 0 डालिए, 0/2 0 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 0/3 आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0, 9/2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 0। बताइए साइन की वैल्यू 0 कहां पे होती है, 0 होती है, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या आएगा आंसर 0। साइन की वैल्यू 1 कहां पे होती है 90 डिग्री, तो साइन π/2 होता है 1, तो इधर साइन उधर जाएगा इनवर्स, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएंगी π/, तो आ जाएगा 4 टाइम 9/2 इंटू साइन की वैल्यू 1 π/2 माइनस साइन की वैल्यू 0 0, तो 2 2 जार 4 4 4 कैंसिल, क्या है आंसर 9π। तो देखिए या तो आप दिमाग लगा के इतने में सॉल्व कर लीजिए या तो मजदूरी करके नीचे वाली मेथड से इतने में सॉल्व कर लीजिए, आपकी चॉइस। दोनों में मार्क आपको सेम मिलने वाले हैं, तो आपकी मर्जी, आपको जो मेथड आसान लगे वो मेथड से कीजिए। अब मैं इसको देता हूं इक्वेशन नंबर बी। यहाँ पे बताइए कर्व वाली मेथड से यानी सरफेस इंटीग्रल कितना आया 9π, आपका लाइन इंटीग्रल कितना आया 9π, तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी हम क्या बोल सकते हैं दोनों कैसे आ रहे हैं इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी क्या मिला आपको इंटीग्रल सी ए डॉट डी आर की वैल्यू आ गई डबल इंटीग्रल एस कर्ल ऑफ ए डॉट एन इंटू डी एफ आई, और यही क्या है आपका स्टोक्स थ्योरम। टॉपिक में हेंस द स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड। इजी था, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, तो अगर आपको 3D डायग्राम 2D बनाना आता है तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है, और अगर वो नहीं आता फिर आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द वेक्टर फील्ड f equals to 2x minus yi minus yz square j minus y square zk over the upper half of the surface x square plus y square plus z square equals to 1, bounded by its projection on xy। फिर से पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे एक स्फीयर दिया हुआ है, तो कुछ इस तरीके का स्फीयर हो गया, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। ये देखिए क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर है 1 का, तो ये पॉइंट हो गया 1 0 0। ये पॉइंट जहां पे y एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है पकड़ लो, ये हो जाएगा 0 1 0, और जहां पे z एक्सिस में कर रहा है वो 0 0। बट हमें इसका क्या लेना है अपर हाफ लेना है, मतलब फिर से नींबू को काट के एक प्लेट के ऊपर रखना है, मतलब कहां पे रखना है एक्स वाई प्लेन में रखना है। तो हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई जेड एक्सिस, ये हो गया हमारा कटा हुआ स्फीयर। हो गया।
आएगा। यहाँ पे भी इसका सेंटर क्या था 0 0 0, तो इसने कोई पाप किया क्या? नहीं। इसका भी सेंटर क्या आएगा 0 0 0। ये पॉइंट क्या था 1 0 0, ये पॉइंट क्या था 0 1 0, ये पॉइंट क्या है 0 0 है। अब हमें बात करना है इसके एंड पॉइंट की, बॉर्डर की। क्या दिख रही है आपको इसकी बॉर्डर? ये सर्कल दिख रहा है मुझे इसकी बॉर्डर। ये सर्कल कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। और ये क्या दिख रहा है मुझे? एक सर्कल दिख रहा है, दिख रहा है। ये सर्कल कहाँ है जिसका सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पे, और रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो सर्कल बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बन रहा है। मतलब मैं इसे इस तरीके से शो कर सकता हूं। ये सर्कल है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसका सेंटर है 0 कमा 0। बोल सकते हैं ऐसा। तो फिर से डायग्राम बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लिखेंगे हियर हियर एफ दिया हुआ है आपको, साथ साथ एस दिया हुआ है, S is the upper half of the surface bounded by its projection on xy plane। दिया हुआ है ऐसा, तो आप लिखेंगे therefore C is the boundary of S which is a circle in xy plane having center at origin and radius 1। therefore its equation is xy प्लेन में सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे रेडियस 1 है, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आएगा 1। और z की वैल्यू क्या रहेंगी 0, क्योंकि वो c कहां पे आ रहा है आपका, बाउंड्री कहां पे आ रही है, आपने नींबू काट के xy प्लेन में रखा है, मतलब z कोऑर्डिनेट आपने लिया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी है, समझा यहां तक पक्के में सबको? चलिए हमें यहाँ पे भी क्या करना है, वेरीफाई करना है स्टोक्स थ्योरम। आपने इसे काट के कौन से प्लेन में रखा है, एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर नॉर्मल कौन होता है, जेड एक्सिस होता है। तो इन एक्स वाई प्लेन नॉर्मल टू सरफेस इज जेड एक्सिस, देयरफॉर यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएंगे आपके पास k आ जाएगी। नॉर्मल इज ऐसा डायरेक्टली बोलो, इन एक्स वाई प्लेन नॉर्मल इज जेड एक्सिस, देयरफॉर n की वैल्यू आ जाएंगे आपके पास k। आ गई। हमें करना है वेरीफाई, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, लाइन इंटीग्रल। तो आप निकालेंगे सी एफ डॉट डी आर की वैल्यू, तो आ जाएगा इंटीग्रल एफ। एफ क्या है आपके पास, ये रही एफ की वैल्यू, ये आ गया एफ डॉट डी आर। डी आर को ले लेंगे डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट अभी तक किए हैं क्या उसको, नहीं। तो हम लिखेंगे लेट आर हो जाए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसका डेरिवेटिव डी आर की वैल्यू आ जाएंगी डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड आ जाएंगी। तो चलिए हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा था इसका, इट्स इक्वेशन इज ये, एंड इन पैरामेट्रिक फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा साइन थीटा, और जेड कोऑर्डिनेट क्या है 0 आ गया। चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू। पहले तो डॉट प्रोडक्ट लेते हो और एक चीज लिख दो, क्या लिख दो, वेयर
थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। थीटा कहां से कहां तक जा सकता पूरे सर्कल में? 0 से 2 पाई के बीच में। डॉट प्रोडक्ट निकालते वक्त आई जाएगा, आई के पास आ जाएगा इंटीग्रल 2x माइनस वाई जाएगा dx के प्लस प्लस जे जाएगा जे के पास, मतलब माइनस वाई जेड स्क्वायर जाएगा dy के पास, प्लस के जाएगा के साथ, तो प्लस इंटू माइनस माइनस लिख दो, माइनस वाई स्क्वायर जेड जाएगा किसके पास? सॉरी dz के पास जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब कीजिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट। अब हम करने वाले इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट। तो पैरामीटर हमारा कहां से कहां तक जा रहा है? थीटा। थीटा जा रहा है 0 से लेके 2 पाई तक, तो आ गया क्या आएगा? 2 इंटू एक्स, तो आ गया 2 इंटू। अब हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों है यहाँ पे, यहाँ पे रीजन में लिख देंगे सिंस हमारे पास x y z तीनों है यहाँ पे, तो हम उन तीनों के डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। x का डेरिवेटिव dx, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर आया थीटा तो थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा, y का डेरिवेटिव dy साइन का डेरिवेटिव cos, फिर थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा, z का डेरिवेटिव dz, जीरो का डेरिवेटिव जीरो आएगा। तो क्या आ गया? 2 टाइम्स x, आ गया 2 टाइम्स cos थीटा माइनस y, तो माइनस साइन थीटा इंटू dx, dx है माइनस साइन थीटा डी थीटा माइनस y, y है साइन थीटा, z का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो इंटू dy, तो आ गया cos थीटा डी थीटा माइनस y स्क्वायर, y की वैल्यू है साइन, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा, z की वैल्यू है जीरो, dz की वैल्यू है जीरो आ गया। देखिए ये वैल्यू भी 0 से मल्टीप्लाई हो रही तो 0, ये वैल्यू भी 0 से मल्टीप्लाई हो रही तो 0, तो बची सिर्फ एक वैल्यू। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? इंटीग्रल 0 से लेके 2 पर प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आएगा। चलिए बताइए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, साइन का इंटीग्रल 0 से लेकर 2 पर माइनस साइन 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय, आ गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय, आ गया इंटू डी थीटा। समझा? फॉर्मूले याद है ना सबको? प्लीज ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड वाले फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं हम कैलकुलस से वाले फॉर्मूले कितने बार लगा चुके हैं अभी तक। बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ से? माइनस साइन कांस्टेंट है, आ गया इंटीग्रेशन के बाहर, आ गया कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, आ जाएगा माइनस कॉस, लेकिन थीटा की जगह है 2 थीटा, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 2 से, आएगा प्लस 1/2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो बचेगा 1 का इंटीग्रेशन थीटा माइनस 1/2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, आ जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइड बाय बिटवीन लिमिट 0 से लेके 2 पाई तक आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, आ गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे? पहले अपर लिमिट जहां यहाँ पे थीटा है उसके जगह डालिए 2 थीटा, तो आ जाएगा माइनस इंटू माइनस हो गया है प्लस, ठीक है। तो अब मैं साइन को देखूंगा क्या? नहीं, तो 1/2 जैसा था वैसा, कॉस 2 इंटू 2 थीटा 4 थीटा आ गया, प्लस 1/2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू 2 पाई माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/4 साइन 2 इंटू 2 थीटा 4 पाई आ गया, 2 इंटू 2 पाई हो गया 4 पाई हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां पे थीटा है उसकी जगह डालिए 0, तो आ जाएगा 1/2 इंटू कॉस 2 इंटू थीटा 0 प्लस 1/2 इंटू 0 0 माइनस 1/2 इंटू 2 माइनस 1/4 इंटू साइन 2 इंटू 0 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बस आपको ट्रिग्नोमेट्री का इतना आना चाहिए कि cos 4 पाई की वैल्यू होती है 1, याद है ना?
कॉस की एक्सिस माइनस कॉस, साइन की एक्सिस माइनस, ये हो गया 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। आया? यहाँ पे कॉस की एक्सिस पे साइन 0 होता है, तो यहाँ पे साइन की कोई भी वैल्यू क्या आने वाली है 0, तो आप साइन 0 पे लो चाहे 4 पाई पे लो, आंसर आने वाला है 0। तो साइन 4 पाई, साइन 4 पाई भी 0 है और साइन 0 भी 0 है। कॉस की वैल्यू 4 पाई पे कितनी है 1, कॉस की वैल्यू 0 पे कितनी है 1। आ गया? तो अगर हमें ये पता है तो हम इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो बताइए क्या आएंगे आंसर, 1/2 इंटू कॉस 4 पाई, कितना आ गया 1, तो 1/2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 2 2 कैंसिल, तो बचेगा प्लस 5। साइन की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू माइनस 1/2 इंटू कॉस की वैल्यू 1 आएगा, फिर बाकी साइन की वैल्यू आया, तो +1/2 -1/2 कैंसिल, तो क्या है आंसर पाई। समझा ना कैसे किए, cos 4 पाई के जगह आया आंसर 1, 1/2 इंटू 1 1, यहाँ पे 2 2 कैंसिल, तो बचा पाई। साइन की वैल्यू 4 पाई पे 0 0 से कुछ मल्टीप्लाई हुआ 0, माइनस साइन जाएगा अंदर, प्लस इंटू माइनस -1/2, कॉस की वैल्यू 0 पे 1, -1/2 इंटू 1 -1/2, +1/2 -1/2 कैंसिल, तो क्या है आंसर पाया। आया? तो देयरफॉर लाइन इंटीग्रल सी किसके लिए f.dr, इसका आंसर आ गया आपका आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, एक बार लाइन इंटीग्रल निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे सरफेस इंटीग्रल। तो बताइए सरफेस इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, सरफेस इंटीग्रल वी नो दैट, क्या पता है आपको सरफेस इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, कर्ल एफ डॉट एन इंटू ds लगा के, तो हम कर देंगे इसका प्रोजेक्शन, तो मैं r ले लेता हूं प्रोजेक्शन, कर्ल एफ का मतलब डेल क्रॉस एफ डॉट एन, हम एक्स वाई प्लेन में लेंगे तो x चेंज हो सकता, y चेंज हो सकता, कौन नहीं चेंज हो सकता, z नहीं चेंज हो सकता, z के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन आता है k, तो वेयर r इज प्रोजेक्शन ऑफ s ऑन एक्स वाई प्लेन आएगा। तो चलिए सबसे पहली वैल्यू हमको काय की चाहिए डेल क्रॉस एफ, तो पहले क्या लिखते हैं आई जे, फिर डेल का आई कोऑर्डिनेट डेल बाय डेल, डेल का जे कोऑर्डिनेट डेल बाय डेल, डेल का के कोऑर्डिनेट डेल बाय डेल डेल, फिर हम आएंगे एफ, ये हमारा एफ, चलिए बताइए डेल का आई कोऑर्डिनेट, एफ का आई कोऑर्डिनेट 2x माइनस 1, जे कोऑर्डिनेट -y z, के कोऑर्डिनेट -y स्क्वायर z। कीजिए सॉल्व, कैसे सॉल्व करते याद है सबको, पहला एलिमेंट एज इट इज क्या है आई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो दोनों मत देखो, ये जाके मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, तो पार्शियल डेरिवेटिव लगाना विद रिस्पेक्ट टू y, तो माइनस साइन और z कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y माइनस, फिर क्या होगा ये वाली वैल्यू जाके क्रॉस होंगे इसके साथ, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आया, पहली वैल्यू प्लस साइन के साथ, दूसरी वैल्यू माइनस साइन के साथ, आ गया माइनस, जे कहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड रो, तो ये वाली वैल्यू क्रॉस होंगी विद रिस्पेक्ट टू x, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, विथ रिस्पेक्ट टू z ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव आएगा, और लास्ट प्लस के इंटू के कहां पे फर्स्ट और थर्ड कॉलम, दोनों को छोड़ दो, विथ रिस्पेक्ट टू x ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, तो आ गया माइनस साइन के साथ 2x का डेरिवेटिव 0, माइनस y का डेरिवेटिव माइनस आएगा, 2yz माइनस 2yz आ गया 0i प्लस 0j, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 1 प्लस 0 एंड 1 आ गया। देयरफॉर
डेल क्रॉस एफ की वैल्यू आई 0i प्लस 0j प्लस हियर नॉर्मल टू द सरफेस कौन था, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलोंग नॉर्मल कौन आता है, यूनिट वेक्टर के आता है तो एन की वैल्यू आ गई के। तो हमें वैल्यू चाहिए डेल क्रॉस एफ डॉट एन की, क्या आ जाएगा 0i प्लस 0j प्लस के डॉट, तो के डॉट के कितना आ जाएगा 1 आ गया। एक और वैल्यू लगनी है हमें मॉड ऑफ एन डॉट के की, तो आ जाएगा मॉड ऑफ एन का ऐसे इक्वल है के डॉट के, कितना आता है आंसर 1 आता है। तो चलिए बताइए क्या है आपका इंटीग्रल, देयरफॉर सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ एफ डॉट एन इंटू डीएस, इसका आ जाएगा डबल इंटीग्रल आर, आ गया डबल इंटीग्रल आर आ गया। डेल क्रॉस एफ डॉट एन क्या है वैल्यू 1 इंटू डी एक्स डी वाई अपॉन मॉड ऑफ एन डॉट कितना आया 1, आ गया डबल इंटीग्रल आर डी एक्स डी वाई। यहाँ पे और कोई वेरिएबल दिख रहे क्या आपको, नहीं, तो डी एक्स डी वाई 2 बार इंटीग्रेशन लगाया तो क्या मिलता है एरिया, तो आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। कौन सा सर्कल, जो रिप्रेजेंट करता है आर को। आर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, आर को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन, ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या रहता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा पाई। देयरफॉर डबल इंटीग्रल एस कर्ल एफ डॉट एन इंटू डीएस, इसका आंसर आया पाई। इक्वेशन नंबर बी, ये भी पाई ये भी पाई, और मैंने आपको जो दूसरी मेथड बताया आप उससे भी जा सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी मैं क्या कह सकता हूं कि लाइन इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल है सरफेस इंटीग्रल के लिए, है कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। और यही क्या होता है स्टोक्स थ्योरम, टॉपिक हेंस द स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड। इजी है, इससे ज्यादा आसान क्या ही मिलेगा जीवन में। सच में समझा, पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम देखते हैं एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, जो है यूज स्टोक्स थ्योरम टू evaluate double integral s curl v dot n into ds, जहां पे v की वैल्यू है आपके पास yi प्लस zj प्लस xk, s is surface of the S is surface of the paraboloid z equals to 1 minus x square minus y square, where z is greater than equals to 0 and n is the unit normal to S। अब देखिए आपको कह रहा है कि आपको स्टोक्स थ्योरम ही लगाना है। स्टोक्स थ्योरम मतलब कि लाइन इंटीग्रल इक्वल रहता है सरफेस इंटीग्रल से, और आपको इस सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है, सरफेस इंटीग्रल किससे इक्वल होगा, लाइन इंटीग्रल से, तो आएगा इंटीग्रल सी वी डॉट डी आर से इक्वल आएगा। तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, इस सी की वैल्यू चाहिए। अब वो कैसे निकालेंगे, हमें दिया हुआ है यहाँ पे एक पैराबोलॉइड। क्या है पैराबोलॉइड की इक्वेशन, z इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पैराबोलॉइड कैसे ड्रॉ करते याद है ना, पहले पैराबोला जैसा आएगा बस पैराबोला को ड्रॉ करना है आपको 3D में करना है।
तो इस तरीके से दिखेगा आपका पैराबोला। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। अब देखिए अगर मैं x और y को 0 रख दूं तो z की वैल्यू क्या मिलेंगी 1। तो यहाँ पे z सबसे बड़ा क्या हो सकता है 1 था, 0 0। ये वाला पॉइंट कहां पे आता है ओरिजिन पे, तो 0 0 0 आएगा। और ये यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, पैराबोलाइड के एंड में हमेशा क्या बनता है सर्कल। तो पैराबोलाइड का शेप थोड़ा सा जो हमारी ऐसी वाली ग्लासें रहती है ना उसके जैसा ही दिखता है। ग्लास के एंड में क्या बनता है एक सर्कल बनता है। तो एक्स वाई प्लेन में यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा एक सर्कल, उसको हम डिनोट करेंगे सी से करेंगे। तो सर्कल कैसे बनेगा, सर्कल बन रहा है एक्स वाई प्लेन क्योंकि जेड की वैल्यू क्या दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी z की वैल्यू सबसे इधर साइड बॉटम में आप क्या ले सकते हैं 0, या तो 0 से बड़ी। अगर मैं z की वैल्यू 0 लूं तो क्या मिलेगा 0 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कर गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये बन गया सर्कल कौन सा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बना। तो इस सर्कल के लिए हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और z कोऑर्डिनेट चाहिए 0 क्योंकि कौन से प्लेन में बनेगा एक्स वाई प्लेन बनेगा। तो चलिए फिर से वही चीज, तो आपको अगर इक्वेशन देख के डायग्राम बनाना आता है तो आपके लिए क्वेश्चन हार्ड है क्या, लेकिन आपको अगर यही नहीं पता कि पैराबोलाइड दिखता कैसा है तो आप इसे सॉल्व कर सकते क्या। तो ये v की वैल्यू दी हुई है, आपको दी हुई है। उसके बाद आप क्या बताएंगे यहाँ पे s क्या है, s है सरफेस ऑफ पैराबोलाइड। आप लिखेंगे हियर s is surface of paraboloid z equals to 1 minus x square minus y square where z is greater than equals to 0 आएगा। तो आप लिखेंगे therefore its boundary C is a circle in xy plane, therefore its इक्वेशन इज क्या बनेगा सर्कल में। इक्वेशन क्या बन रहा है हमारी बाउंड्री में बन रहा है एक सर्कल जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट आएगा 0 तो इसे पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख देते। तो इन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या रहता एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, रेडियस कितना है 1 आएगा 1 इंटू कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा और z की वैल्यू क्या है 0। तो आप क्या होता है यहीं पे इसका डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। तो dx cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी थीटा, y का डेरिवेटिव dy साइन का डेरिवेटिव cos थीटा, थीटा का डी थीटा, z का dz, उसकी वैल्यू आ गई 0। थीटा कहां से कहां तक जा रहा है, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू, अब हम लगाएंगे यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम। आप चाहो तो ये भी लिख सकते लेट आर आ जाए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो देयरफॉर इसका डेरिवेटिव डी आर की वैल्यू क्या आएंगी डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। अगर लिखना भूल गए तो मैंने आपको बताया आप रीजन में भी ये सब चीजें मेंशन कर सकते हैं बाय स्टोक्स थ्योरम। क्या पढ़े आपने स्टोक्स थ्योरम की लाइन इंटीग्रल v डॉट डी आर ये इक्वल आएगा किससे सरफेस इंटीग्रल से, कर्ल ऑफ v डॉट एन इंटू डी एस से। आपको काय की वैल्यू चाहिए कर्ल ऑफ v डॉट एन डी एस की, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। इसे मैं शिफ्ट कर देता हूं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देता हूं तो आ जाएगा डबल इंटीग्रल एस कर्ल v डॉट एन डी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा इंटीग्रल सी v डॉट डी आर। लिख सकता है ऐसा, ये v डॉट डी आर है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, आएगा कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा है सबको। तो चलिए बताइए क्या आएंगी वैल्यू यहाँ पे इंटीग्रल सी v, ये रहा आपका v डॉट डी आर डी एक्स आई
प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। डॉट प्रोडक्ट लगते वक्त आई जाता है आई के पास, जे जाता है जे के पास, के जाता है के साथ, आएगा वाई डी एक्स जेड डी वाई एक्स आएगा। चलिए पैरामेट्रिक फॉर्म में लेके आते हैं। पैरामीटर कौन है? थीटा। थीटा कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेके 2 पाई। अब सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे वैल्यू। नीचे तो पेस्ट होगा नहीं है। तो सिंस हमारे पास ये पूरी वैल्यू है, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वाई डी एक्स क्या है? वाई की वैल्यू साइन थीटा इंटू डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस साइन थीटा डी थीटा प्लस जेड। जेड की वैल्यू क्या है? 0। 0 से कुछ मल्टीप्लाई हुआ 0 प्लस एक्स डी जेड। डी जेड की वैल्यू क्या है? 0। 0 से कुछ मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया वैल्यू। तो क्या आएगा? इंटीग्रल 0 से लेके 2 पाई माइनस साइन कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या? नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? हम साइन को कर देंगे कन्वर्ट। क्या लिख सकते हैं हम साइन थीटा को? हम साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय। आप चाहते हैं इन्हें सेपरेट भी कर लीजिए, आएगा माइनस साइन जैसा था वैसा, 0 से लेके 2 पाई 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब याद हो गया ना वाला फॉर्मूला? चलिए बताइए क्या मिलेगा? माइनस साइन जैसा था वैसा, 1/2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, माइनस 1/2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो आ गया साइन 2 थीटा डिवाइड बाय आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? बिटवीन लिमिट 0 से लेके 2 पाई आएगा। अब आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 पहले जहां जहां पे थीटा उसकी जगह रखिए 2 पाई, आएगा 1/2 इंटू 2 पाई माइनस 1/4 इंटू साइन 4 पाई, साइन 4 पाई 0 पे हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां थीटा उसकी जगह 0, 1/2 इंटू 0 0 माइनस 1/4 इंटू साइन 0, साइन 0 होता है। लिख सकते हैं ऐसा डायरेक्ट। अब सबको याद हो गया कि साइन 4 पाई की वैल्यू 0 आती है, साइन 0 की वैल्यू भी 0 आती है। ये भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हो रही 0, ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो रही 0, तो क्या बचा? 2 2 कैंसिल, तो माइनस 1 इंटू पाई आ जाएगा माइनस आ गया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो क्या है आपका फाइनल आंसर? फाइनल आंसर आपके पास माइनस निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनल आंसर लिख दीजिए, therefore double integral s कर्ल v डॉट एन इंटू डी एस। इसका आंसर आ गया आपके पास -5। इजी है क्वेश्चन, समझ रहे सबको? तो अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आता है ना तो आपको इन क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इस टॉपिक का आपका लास्ट क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं, जो है अप्लाई Stokes theorem, apply Stokes theorem to evaluate integral c sin z dx minus cos x dy plus sin y dz, where c is the boundary of the rectangle 0 is less than equals to x which is less than equals to pi, 0 is less than equals to y which is less than equals to 1, z equals to 3, oriented clockwise
oriented clockwise as viewed oriented clockwise as viewed from the origin। दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। फिर से देखिए, आपको सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। आपसे कह रहा है आपको स्टोक्स थ्योरम लगाना है, जहां पे इंटीग्रल सी की वैल्यू है साइन जेड डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी वाई प्लस साइन वाई डी जेड। सी क्या है? बाउंड्री है एक रेक्टेंगल की जो है 0 विच इज लेस देन इक्वल टू एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू पाई। तो आपका रेक्टेंगल कुछ इस तरीके का बन रहा होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू 0, कौन सी लाइन हो गई? वाई एक्सिस हुई। तो इसके बाद एक्स इक्वल टू पाई पकड़ लो, यहां से कहीं से लाइन जा रही हो। एक्स इक्वल टू पाई, फिर वाई इक्वल टू 0, कौन सी लाइन हो गई? एक्स एक्सिस। वाई इक्वल टू 1, ये लाइन आ गई। तो ये पूरी जो बाउंड्री है ओरिएंटेड क्लॉकवाइज एज व्यू फ्रॉम द origin। तो ये कुछ इस तरीके की आपकी बाउंड्री है। कौन सी है? आपसे कह रहा है कि आपको इसे सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। इंटीग्रल सी साइन जेड डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी वाई प्लस साइन वाई डी जेड, बट अप्लाई करना है स्टोक्स थ्योरम। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सी का इंटीग्रेशन लगा सकते क्या? नहीं। अगर आपको लाइन इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए और स्टोक्स थ्योरम लगाना है, मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा? सरफेस इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। तो ये पूरी बाउंड्री दिया हुआ है, और आप जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको z की वैल्यू, तो हमें इनडायरेक्टली कौन से फॉर्म में लेके जा रहा है? 2D की वैल्यू उसने दिया है इस तरीके से कि आप उसे 3D में कन्वर्ट कर सकते। बट यहाँ पे हमें उसने डायरेक्टली f की वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया है। तो हम f की वैल्यू कहां से फाइंड आउट करेंगे? यहां से करेंगे। तो चलिए इसे कर लेते हैं कंसीडर। आप लिखेंगे कंसीडर। किसे कंसीडर करेंगे? जो क्वेश्चन दिया हुआ उसे। दिया हुआ ऐसा, आपको पता है जब भी लाइन इंटीग्रल निकालते हो तो यहाँ पे क्या वैल्यू आती है? एफ डॉट डी आर। डॉट प्रोडक्ट निकालते हो, आई जाता है आई के पास, जे जाता है जे के पास, के जाता है के के पास। तो मैं ऐसा लिख सकता इंटीग्रल सी साइन जेड आई माइनस कॉस एक्स जे प्लस साइन वाई की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ आ जाएगा? डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड ठीक आएगा। तो मैं इसे लेता हूं इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर, वेयर एफ की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? साइन जेड आई माइनस कॉस एक्स जे प्लस साइन वाई के आ गई। एंड डी आर क्या आ गया आपके पास? डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें यूज करना है स्टोक्स थ्योरम। यूज करना है तो आप लिखेंगे यूजिंग स्टोक्स थ्योरम या बाय स्टोक्स थ्योरम। क्या पढ़े आपने कि लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आती है कैसे? इक्वल सरफेस इंटीग्रल से। कर्ल एफ dot n into ds, where s is the surface and n is the normal to surface s। होता है आपके पास f आ गया f, तो आप क्या निकाल सकते वैल्यू? कर्ल ऑफ f की। हमें चाहिए नॉर्मल। अब आप एक चीज देखिए, y इक्वल टू 0 x एक्सिस, x इक्वल टू 0 y एक्सिस, y इक्वल टू 1 पैरेलल है x एक्सिस के, x इक्वल टू पाई पैरेलल है y एक्सिस के।
मतलब ये पूरा डायग्राम कहाँ पे बना हुआ है, एक्स वाई प्लेन। कहाँ पे बना हुआ है, एक्स वाई प्लेन। फिर ये z इक्वल टू 3 क्या दे रहा है, z इक्वल टू 3 हमें उसका 3 डायमेंशनल व्यू दे रहा है ना, मतलब एक बॉक्स बन रहा है। समझ रहे हैं आप? तो ये हो गया आपका एक्स वाई प्लेन। इसके ऊपर पैरेलल कहीं पे आएगा z इक्वल टू 3 वाला प्लेन, और इनको जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ये बनेगा हमारा 3 डायमेंशनल डायग्राम एस बनेगा। तो ये हो गया बेस, और इसके ऊपर z इक्वल टू 3 में एक और इसी के जैसा एलिमेंट बनेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो आप लिखेंगे फॉर एक्स वाई प्लेन, क्या रहता है एक्स वाई प्लेन के लिए, नॉर्मल इक्वल रहता है के से। आप ऐसा भी लिख सकते हो z इज नॉर्मल टू द एक्स वाई प्लेन, देयरफॉर n की वैल्यू, n कैप की वैल्यू रहेंगी k कैप, यानी यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, ये रहेगा हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब हमें सबसे पहली वैल्यू क्या की चाहिए, कर्ल ऑफ एफ की चाहिए। तो चलिए निकाल लेते हैं कर्ल एफ। कर्ल एफ कैसे निकालेंगे आप, डेल क्रॉस एफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले तो में आई जे के, फिर डेल का आई कोएफिशिएंट डेल बाय डेल एक्स, जे कोएफिशिएंट डेल बाय डेल वाई, के कोएफिशिएंट डेल बाय डेल जेड। अब एफ के कोएफिशिएंट देखिए, ये हमारा एफ, एफ का आई कोएफिशिएंट साइन जेड, जे कोएफिशिएंट माइनस कॉस एक्स, के कोएफिशिएंट साइन आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? पहला एलिमेंट जैसा था वैसा। आए कहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो दोनों को छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट होगा साइन वाई, साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, कौन सा साइन आता, माइनस, कॉस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड 0, फिर आएगा पहली वैल्यू प्लस, दूसरी वैल्यू माइनस, माइनस जे, जे कहाँ पे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो वैल्यू हो जाएंगी क्रॉस। डेल बाय डेल एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू साइन कितना आ जाएगा, 0 होगा। एक्स के रिस्पेक्ट में साइन का डेरिवेटिव, साइन वाई का डेरिवेटिव 0, फिर उसके बाद कौन सा साइन, माइनस, साइन जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड कॉस जेड आएगा। फिर उसके बाद पहली वैल्यू प्लस, दूसरी माइनस, तीसरी फिर से प्लस, के इंटू के कहाँ पे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वैल्यू हो जाएंगी क्रॉस, माइनस साइन जैसा था वैसा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस साइन हो जाएगा, आएगा प्लस साइन एक्स, ये कौन सा साइन आता, माइनस, साइन जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या है आपके पास, कर्ल एफ की वैल्यू कॉस वाई आई, कॉस वाई आई, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस जेड जे प्लस साइन एक्स आई वैल्यू। नेक्स्ट हमें चाहिए कर्ल एफ डॉट एन की वैल्यू। कर्ल एफ क्या है आपके पास, कॉस वाई आई प्लस कॉस जेड जे प्लस साइन एक्स के, ये हो जाएगा डॉट किसके साथ, एन, एन है हमारा के। आएगा जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, आई डॉट के 0, जे डॉट के 0, के डॉट के 1, के के सामने कौन था, साइन, साइन एक्स इंटू 1 आ जाएगा साइन एक्स। आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब बताइए क्या वैल्यू निकलते हम लोग, वी नो दैट, क्या मालूम है आपको, डबल इंटीग्रल एस कर्ल एफ, डबल इंटीग्रल एस कर्ल एफ डॉट एन इंटू डी एस, कर्ल एफ डॉट एन इंटू डी एस। इसका आप क्या लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रल आर लिख सकते हैं, कर्ल एफ डॉट एन। अब मैं आर प्रोजेक्शन कोई भी प्लेन में ले सकता हूं, सबसे आसान एक्स वाई प्लेन में लीजिए, तो आएगा डी एक्स डी वाई, यानी एक्स चेंज हो सकता, वाई चेंज हो सकता, कौन नहीं चेंज हो सकता, जेड नहीं चेंज हो सकता। तो जेड बुरा ना माने करके हम नॉर्मल के साथ डॉट कर देंगे जेड के यूनिट वेक्टर को, टॉपिक वेयर
R is projection of S on XY प्लेन। आएगा ऐसा। अब आप एक चीज बताइए, XY प्लेन में अगर प्रोजेक्शन लेंगे तो कौन सा डायग्राम बनेगा? यही जो हमने पहले से बना के रखा है। तो चलिए हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पैरेलल टू Y एक्सिस। तो बताओ Y कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेके 1 तक। तो आप लिखेंगे Y वेरीज फ्रॉम 0 to 1। और बताइए क्या हो रहा है? X वेरी कर रहा है। X कहां से कहां तक जा सकता? 0 से लेके पाई तक। एंड X वेरीज फ्रॉम 0 to पाई। आ गया ऐसा? तो चलिए बताइए क्या बन जाएगा आपका आंसर। देयरफॉर डबल इंटीग्रल S कर्ल F डॉट एन डी एस, कर्ल F डॉट एन डी एस, इसकी वैल्यू आ जाएंगी डबल इंटीग्रल R, यानी डबल इंटीग्रल कर्ल F डॉट एन, कर्ल F डॉट एन क्या है वैल्यू? साइन एक्स इंटू डी एक्स डी वाई। आप लिख सकते हैं डी एक्स डी वाई। डी एक्स डी वाई लिखने के बजाय मैं लिख देता हूं डी वाई डी एक्स। तो मैंने लाइन ड्रॉ क्यों? पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पहले किसकी लिमिट लिखूंगा? वाई की, जो है 0 से लेके 1। फिर किसकी लिखूंगा? एक्स की, जो है 0 से लेके पाई। आएगा ऐसा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? समझा यहां तक? डिवाइड बाय मॉड ऑफ एन डॉट के। हमने वो वैल्यू निकाली क्या? नहीं निकाले। तो क्या करना? रीजन में निकाल देना। मॉड ऑफ एन डॉट के क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ एन। नॉर्मल कौन है? के ही है नॉर्मल, क्योंकि आपका जो सरफेस है ये कैसा है? एक्स वाई प्लेन में। तो नॉर्मल आएगा जेड एक्सिस। जेड एक्सिस में अलोंग यूनिट वेक्टर कौन होता है? के। तो के डॉट के क्या आती वैल्यू? 1। तो डिवाइड हो जाएगा 1 से। तो बताइए क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन 0 से लेके साइन एक्स कांस्टेंट है, क्योंकि आप इंटीग्रेशन लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई बाहर। डी वाई का इंटीग्रेशन वाई बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1 तक इंटू डी एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा 0 से लेके पाई। साइन एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है 1 माइनस लोअर लिमिट है 0। 1 माइनस 0 कितना होता? 1। तो आगे इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। आ गया? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। तो आ गया माइनस कॉस एक्स बिटवीन लिमिट 0 से लेके पाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले माइनस साइन को बाहर लेता हूं। अपर लिमिट क्या होगा? जहां जहां पे एक्स है उसके जगह पाई, माइनस लोअर लिमिट जहां जहां पे एक्स है उसके जगह 0। याद है? एक्स एक्सिस कॉस माइनस कॉस, ये हो गया 0, ये हो गया पाई। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू -1। तो क्या मिलेगा? माइनस कॉस पाई। कॉस पाई कितना होता? -1। कौन सा साइन है? माइनस। कॉस 0, कॉस 0 क्या होता? 1। माइनस -1 -2, और ये बाहर का माइनस जाएगा अंदर, माइनस इंटू माइनस +2। क्या आ गया इसका आंसर? +2। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर डबल इंटीग्रल एस कर्ल एफ डॉट एन डी एस। इसका आंसर आ गया। इजी है क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन दिखते डरावने हैं पर होते हैं क्या? नहीं, बहुत इजी होते हैं। बस आपको बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए, बाकी इन क्वेश्चंस पे कुछ भी दम नहीं है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।